वेलकम टू रन द क्लासेज। तो पिछली क्लास में हम पढ़े थे जब आपका क्लास मॉनिटर आपको रेलवे स्टेशन ले आके छोड़ दिया था। ठीक है। अब मानचित्र स्थानों का पता लगाने के लिए एक मार्गदर्शक मार्गदर्शक का मतलब होता है जो हमें रास्ता दिखाता है, उसे क्या बोलते हैं? मार्गदर्शक। सबसे पहले तो ये मैप देख लीजिए आप। ये जो मानचित्र की आवश्यकता क्यों है, जैसे एक लघु चित्र का लघु नगर का मानचित्र है। तो आप खड़े हो रेलवे स्टेशन, कहाँ पे? यहाँ पे। अब आपको जाना है चिकित्सालय, तो आपका देखो ये रोड दिख रही है ना, यहाँ से आप चिकित्सालय जा सकते हैं। तो ये आपको कैसे पता चला कि यहाँ चिकित्सालय आपको यहाँ होके जाना है? अगर सपोज ये मानचित्र है ही नहीं, सिर्फ रेलवे स्टेशन है, आगे बिल्कुल खाली है, आगे बिल्कुल खाली है, और आपको बोला जाए चिकित्सालय जाइए, और आप पहली बार यहाँ आए हो, आपको पता नहीं है। अब यहाँ से देखो एक रोड तो ये जा रही है, एक रोड रेलवे स्टेशन से यहाँ होके ये भी जा रही है, और एक रोड ये भी जा रही है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि इस रोड पे है चिकित्सालय? तो मानचित्र इसीलिए जरूरी होता है कि आपको रास्ता दिखा सके। जैसे वर्तमान समय में हम मैप का यूज करते हैं ना मोबाइल में कहीं जाने के लिए, वैसे ये मानचित्र की उसी मानचित्र की बात कर रहा है। तो मानचित्र क्यों जरूरी है? मानचित्र स्थानों का पता लगाने के लिए मार्गदर्शक, मार्गदर्शक का मतलब होता है रास्ता दिखाने वाला, मार्गदर्शक की तरह है जो यह दर्शाता है कि किसी स्थान की स्थिति कहाँ है और वहां तक कैसे पहुंचा जा सकता है। तो मानचित्र की उपयोगिता यही है। ठीक है। मानचित्र के दाएं कोने के शीर्ष पर चार तीरों को ध्यान से देखिए। ये देखो ये रहे चार तीर, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। और हम आगे देखेंगे कि वे कैसे कुछ विशिष्ट यानी स्पेशल दिशाओं को इंगित यानी दिखाते हैं, दर्शाते हैं, मानचित्र को समझने के लिए अधिक सहायक होते हैं। क्योंकि बोल रहे हैं भाई इतने पूर्व जाना है, इतने किलोमीटर पश्चिम जाना है, तो ये मानचित्र की दिशाओं को दर्शाने के लिए क्या आवश्यक है? हम्म, ये दिशाएं दर्शाने के लिए क्या आवश्यक है? ये देखो ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, चार तीर चार निशान। आइए पता लगाते हैं। प्रश्न संख्या 8 का चित्र 1.1 है। चिकित्सालय को अंकित कीजिए। ये रहा चिकित्सालय, कर दिया ना हमने अंकित। नीले रंग से दिखाए गए क्षेत्र क्या दर्शाते हैं? ये पानी भरा हुआ है ना, वो दिखाते हैं ये नीले रंग के दर्शाए गए क्षेत्र। विद्यालय, नगर पंचायत या सार्वजनिक उद्यान में से रेलवे स्टेशन में से कौन सा स्थान सबसे अधिक दूरी है? क्या क्या पूछा है इसने? विद्यालय, नगर पंचायत और सार्वजनिक उद्यान। सार्वजनिक उद्यान ये है, सार्वजनिक उद्यान, विद्यालय और नगर पंचायत। ये कौन सबसे दूर है? सार्वजनिक उद्यान सबसे दूर है। ये पास में है, फिर ये दूर है, फिर ये दूर है। कैसे पता चला? मानचित्र से पता चला। कक्षा के एक क्रियाकलाप के रूप में तीन चार विद्यार्थियों की अलग अलग समूह बनाइए। प्रत्येक समूह से अपने विद्यालय तथा उस तक जाने वाले कुछ मार्गों और पड़ोस के भवनों का मानचित्र बनाने को कहिए। कर लो आप, ये करिए, आपके घर का काम है, करो आराम से, बढ़िया। मानचित्र और उसके घटक। नेक्स्ट पॉइंट है, हम इस साधारण उदाहरण से समझ सकते हैं कि मानचित्र किसी भी क्षेत्र का एक प्रतीकात्मक यानी उसके जैसा दिखने वाला चित्रण, चित्र बना हुआ, रेखांकन लिखा हुआ है। यह एक लघु क्षेत्र यानी कि गांव कस्बा, एक बड़ा क्षेत्र मान लीजिए आपका राज्य, जैसे आपका गांव का मानचित्र हो सकता है, आपके कस्बे का मानचित्र हो सकता है, आपके राज्य का है ना, हम पढ़ते हैं राजस्थान का मानचित्र, अथवा भारत जैसे देश का मानचित्र पढ़ते हैं, या फिर हम संपूर्ण विश्व का मानचित्र भी तो पढ़ते हैं। तो मानचित्र से आप सतह को देख सकते हैं और उससे ऊपर से देखते हैं। एटलस क्या होता है? एटलस होता है जो मानचित्र की बुक है ना, जैसे आपके सामाजिक विज्ञान की बुक है, एसएसटी की बुक है, वैसे मानचित्र की बुक है। जैसे सामाजिक विज्ञान में बहुत सारे चैप्टर होते हैं ना इस बुक में, वैसे आपके मानचित्रावली में या एटलस में बहुत सारे मानचित्र होते हैं अलग अलग। उसमें से कुछ मानचित्रों के प्रकार हैं। जैसे भौतिक मानचित्र, तो भौतिक का अर्थ होता है जैसे कोई पर्वतों के मानचित्र बना हुआ, महासागरों का, नदियों का। उदाहरण से आप चित्र 5.2 देख लेंगे, अभी देख लेंगे आगे चल के। तो भौतिक मानचित्र में क्या होता है? भौतिक मानचित्र में वे मानचित्र जिनमें पर्वतों, महासागर, ठीक है, ये ऐसी चीजें ना जो प्राकृतिक चीज है या मानवीय चीज है, वे सारी चीजें दिखती है। जैसे कोई झीली वगैरह का मानचित्र है,
ठीक है? कोई समुद्र वगैरह का है, सागर महासागर का है, नदियों का है, ऐसी चीज़ें। राजनीतिक मानचित्र क्या दर्शाता है? राजनीतिक मानचित्र दर्शाता है किसी राज्य, देश, सीमा, आपके गाँव की सीमा, नगरों की सीमा, इन सबको केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा, भारत की राजधानी या किसी भी राज्य की राजधानी, उन सबको राजनीतिक मानचित्र में दर्शाते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है, जैसे आपके गाँव का मानचित्र, उसमें ये दे रखा है कि इस गाँव की स्कूल यहाँ है, गाँव की पंचायत यहाँ है, तो ऐसी चीज़ें हैं ना, वो किसमें दर्शाती हैं? नदी यहाँ है, गार्डन यहाँ है, मंदिर यहाँ है, वो दर्शाया जाता है भौतिक मानचित्र में। अर्थात ये सारी चीज़ें किसमें दर्शाई जाती है? भौतिक मानचित्र में। और राजनीतिक मानचित्र में क्या दर्शाया जाता है? जैसे गाँव में किसी व्यक्ति का मकान यहाँ है, मूलचंद का मकान यहाँ है, फलाने का मकान यहाँ है, ढिकाने का मकान यहाँ है। तो ये मानचित्र जो लोगों के मकान या लोगों के घर, इस टाइप से समझ लीजिए आप। तो उसी तरह जैसे इसमें नदियाँ, झीलें, पर्वत, महासागर देखा है ना भौतिक मानचित्र में, तो राजनीतिक मानचित्र में हम क्या देखते हैं? राज्य, देश, नगर की सीमा, राज्य की राजधानी, केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी या केंद्र शासित प्रदेश, इन सबको हम राजनीतिक मानचित्र में देखते हैं। समझ में आ गए दोनों मानचित्र? अब एक थर्ड है थीमेटिक मानचित्र, जो किसी विशेष सूचना को प्रदान करते हैं। आगे देखेंगे चित्र 6.3 और 8.3 में। देखे हैं कि आगे भी देख लेंगे? दिखाई देता हूँ। 6.3, चलो आगे देखेंगे 8.3, बहुत आगे आएंगे। किसी भी मानचित्र के 3 घटक होते हैं। दूरी, अर्थात कितने किलोमीटर है, जैसे आपके घर से आपके विद्यालय स्कूल की दूरी कितने किलोमीटर है। दिशा, आपके घर से आपकी स्कूल किस दिशा में पड़ती है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह का मतलब होता है, जैसे कि मैं आपको पीछे वाले मैप में आइए एक बार, जैसे मैं आपको यहाँ बोलूँ कि चिकित्सालय के आगे प्लस का चिन्ह लगा दिया, ठीक है, बाजार के आगे स्टार बना दिया, स्कूल के आगे माइनस कर दिया, ठीक है। वैसे तो इन सबके चिन्ह दिए गए होते हैं। तो मानचित्र में इन्हीं चिन्हों को क्या बोलते हैं? प्रतीक चिन्ह। तो मानचित्र में प्रमुख एक कुछ बातें होती है, जैसे दूरी, दिशा, प्रतीक चिन्ह, जिसे आप चित्र 1.1 को देखते हुए प्रथम दो के बारे में पहले ही जान चुके हैं। अब हम इन्हें अधिक सटीकता से परिभाषित करेंगे। प्रथम दो यानी कि दूरी और दिशा के बारे में हम जान चुके हैं, प्रतीक चिन्ह के बारे में आगे देखेंगे। क्या आप कभी अचंभित हुए हैं? अचंभा होता है ना, अचंभा, आश्चर्य, सरप्राइज, कि एक वृहद यानी बड़े क्षेत्र को एक छोटे से कागज के टुकड़े पर कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है। अर्थात देखो, जैसे यही समझ लो आपके गांव का मानचित्र है, और इसको एक छोटे से 6 इंची भी नहीं है, 8-10 इंची के उसमें एक प्रदर्शित, मतलब पूरे पूरे गांव का नक्शा इसमें बना दिया। तो ये कैसे मुमकिन है, कैसे हो सकता है? तो अब देखो कितना बड़ा देश होता है, पूरे विश्व होता है, उसको हम एक कागज के एक हिस्से में पूरा मानचित्र बना देते हैं, विश्व का मानचित्र। यह मानचित्र को स्केल की सहायता से किया जाता है। आइए एक लघु नगर चित्र 1.1 में हमारे मानचित्र पर हम वापस आते हैं। मानचित्र जैसा कि यहाँ मुद्रित यानी छपा हुआ, मुद्रित का मतलब क्या होता है? छपा हुआ। इसका प्रत्येक सेंटीमीटर धरातल की एक निश्चित दूरी का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, अब मैं इसको आपको यहीं पे क्लियर करा देता हूँ कैसे होता है। देखो, जैसे ये कोई मानचित्र है, ठीक है, इस एरिया का कोई, ये एक डिब्बा है, ये समझे कैसा भी मानचित्र है। अब ये पॉइंट ले लिया आपने, सेंटर पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, ये सेंटर पॉइंट ले लिया आपके कॉर्नर पे। यहाँ पे एक नदी है, ठीक है, नदी है। नदी से आपने देखा तो फिक्स कर लिया कि नदी से 3 किलोमीटर की दूरी पर, 3 किलोमीटर की दूरी पर एक स्कूल है आपकी। तो आपको देखना है, और कौन सी दिशा में, मैंने बताया था आपको ये 4 दिशाएं। नॉर्थ हमेशा ऊपर रहती है, साउथ उसके नीचे रहती है, ईस्ट यानी पूर्व इधर रहती है, वेस्ट इधर रहती है। तो पश्चिम पूर्व दिशा में नदी से 3 किलोमीटर दूरी पर एक स्कूल है। तो आप यहाँ से 3 किलोमीटर को बराबर आप 1 सेंटीमीटर में ले लीजिए। 3 किलोमीटर बराबर एक 3 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। तो आपके यहाँ पे 3 किलोमीटर दूर आपकी स्कूल है, तो 3 सेंटीमीटर पे आपने स्कूल बना दी, ठीक है। इससे उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर दूर अस्पताल है, तो 5 सेंटीमीटर आपने ऊपर लिया उत्तर दिशा में, या इस दिशा में 5 किलोमीटर ये है, 4 किलोमीटर ये है, तो इस सेंटीमीटर के हिसाब से ये मानचित्र को घेरा जाता है। क्योंकि अगर 10 किलोमीटर दूर है तो हम कितने 10 सेंटीमीटर लेंगे, यानी कि वो सबसे दूर होगा। ओरिजिनल में भी सबसे दूर है और यहाँ मानचित्र में भी सबसे दूर है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कोई पता ही नहीं चलेगा कि वो चीज कितनी दूरी पर है, कितने पास में है।
ठीक है, तो मानचित्र पे ऐसे माप लेके और ऐसे दूरियां निश्चित की जाती है। कहां तक आ गए भाई? कि निश्चित दूरी का प्रतिनिधित्व करता है। माना कि यह 500 मीटर है, जो थोड़ा जूम करते हैं। माना कि यह 500 मीटर है, तो हम कहेंगे कि स्केल में 1 सेंटीमीटर बराबर 500 मीटर माना है इन्होंने। अब इस पाठ्य पुस्तक के अध्याय 5 में, यानी कि चैप्टर 5 में चित्र 5.2 के मानचित्र को देखिए। स्केल नीचे बाएं कोने के एक रूलर की दर्शाई गई है, जिसकी लंबाई 500 है और किनारे पर किलोमीटर लिखा हुआ है। सामान्यतः इसका अर्थ है कि जो रूलर मुद्रित मानचित्र में 2.5 सेंटीमीटर मापता है, वह 500 किलोमीटर को दर्शाता है। मतलब ये चित्र बता रहा है, इस चित्र में 500 किलोमीटर लिखा हुआ है, समुद्र ये लिखा हुआ है कि किनारे पर 500 किलोमीटर लिखा हुआ है, लंबाई के किनारे पर, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या है कि 2.5 सेंटीमीटर मापता है। मतलब मानचित्र में आप माप के देखना, वो 2.5 सेंटीमीटर दूर दर्शाया गया है और एक्चुअल में उसकी माप कितने ली गई है? 500 किलोमीटर। इसलिए मानचित्र पर चिन्हित किन्हीं, देखो ये किताबी भाषा है और उसके पिछले वाले पेज में मैंने आपको समझाया था ना, वो अपनी भाषा है। सीधी सी बात है, आप तो उसको ध्यान रखो कि मानचित्र पे ऐसे मापते हैं। चिन्हित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी स्केल पर निर्भर करती है, जिसका मानचित्र उपयोग करता है। जैसे देखिए, किसी विद्यालय के खेल मैदान का एक साधारण मानचित्र बना लीजिए। मान लीजिए कि वह 40 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा आयताकार क्षेत्र है। इसे अपने रूलर की सहायता से 1 सेंटीमीटर में 10 मीटर ले लिया। वही बात है, 1 सेंटीमीटर में इन्होंने 10 मीटर ले लिया, वहां पर ने 1 किलोमीटर लिया था, तो 1 सेंटीमीटर में 10 मीटर ले लिया। अब वो अगर कोई चीज 10 मीटर पास है, तो 1 सेंटीमीटर दूर बनाइए उसको। अगर कोई चीज 40 मीटर लंबा है, तो 40 मीटर पे ही है, तो उसको 4 सेंटीमीटर माना जाएगा। समझ में आ गया? अगर कोई चीज 25 सेंटीमीटर है, तो 2.5 माना जाएगा। अब इस आयताकार क्षेत्र के विकर्ण को मापिए। आपके द्वारा की गई माप कितने सेंटीमीटर में है? स्केल की सहायता से खेल मैदान के विकर्ण की वास्तविक लंबाई में मीटर की गणना कीजिए। अब ये करना आपके मैथ वाले सर से। आइए, आओ, लघु नगर के मानचित्र 1.1 के दाएं शीर्ष पर स्थित 4 तीरों को वापस देखिए। बताया था ना, 4 तीर, ऐसे कुछ तीर बने हुए 4, ठीक है। ये दिशाओं को इंगित करते हैं। शीर्ष पर उत्तर और घड़ी के कांटे की दिशा में घूमते हुए पूर्व। शीर्ष पर क्या है? उत्तर, नॉर्थ बोलते हैं इसको। ये देखो, ये रहा उत्तर। शीर्ष पर क्या है? उत्तर। और घड़ी कैसे घूमती है? ऐसे। तो घड़ी के दिशा में घूमते हुए ये आ गया आपका पूर्व। और दक्षिण तथा पश्चिम है नेक्स्ट। इसके बाद में घूमते जाइए, ये दक्षिण आ गया और ये आ गया पश्चिम और वापस आ गया उत्तर, घड़ी की तरह घूमते हुए। अगर ऐसे समझ में नहीं आया, तो उत्तर के जस्ट सामने हमेशा दक्षिण होता है और राइट साइड में पूर्व रहता है हमेशा, और पश्चिम रहता है लेफ्ट साइड में। इन्हें चतुर्दिश या प्रधान बिंदु कहते हैं। ये चारों को कहते हैं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ये चारों हैं प्रधान बिंदु या चतुर्दिश। अंडरलाइन कर लीजिए यहाँ से आप इसको, ठीक है। चतुर्दिश या प्रधान बिंदु किसे कहते हैं? समझ में आ गया? पहला दूसरा क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, चतुर्दिश या प्रधान बिंदु किसे कहते हैं? वो तो उत्तर होगा कि घड़ी के कांटे की दिशा में घूमते हुए, घड़ी के कांटे की दिशा में घूमते हुए मानचित्र की दिशा इंगित करने वाली दिशा कौन सी है? पूर्व, दक्षिण, नहीं, सबसे पहले उत्तर, फिर होगा पूर्व, फिर होगा दक्षिण, फिर पश्चिम। इन्हें ही चतुर्दिश या प्रधान बिंदु कहते हैं। ये शब्द ना, ये शब्द है चतुर्दिश, चारों दिशाएं। अब ये बड़ी बड़ी क्लास के बच्चों को भी नहीं आता, यहाँ से क्लियर होते हैं ऐसे पॉइंट कि चतुर्दिश। आज आपका पॉइंट क्लियर हो गया। इनके अतिरिक्त मध्यवर्ती दिशा, मतलब इनके बीचों बीच दिशा का उपयोग किया जाता है। अधिकतर मानचित्र में उत्तर अक्षर से अंकित एक तीर होता है, जो उत्तर दिशा को अंकित करता है। तो हमेशा ऊपर से देखना है अपन को। अब उत्तर और पूर्व के बीच में कौन सी होगी? उत्तर पूर्व। पूर्व और दक्षिण के बीच में कौन सी होगी? दक्षिण पूर्व। पश्चिम और दक्षिण के बीच में क्या है? दक्षिण पश्चिम। और पश्चिम और उत्तर के बीच में क्या है? उत्तर पश्चिम। लघुनगर के मानचित्र को पुनः विचार कीजिए, दी गई सूचियों को गलत साबित कीजिए। गलत साबित करना है आपको, गलत घटनाओं की पहचान करनी है। बाजार चिकित्सालय के उत्तर में है, देख के बताओ। बाजार चिकित्सालय के उत्तर में है, देख के बताओ बाजार कहाँ है? हम्म, चिकित्सालय के उत्तर में है क्या? यहाँ जरूर है, देखो ऊपर की साइड है ना,
तो बाजार चिकित्सालय के उत्तर में है। हाँ, संग्रहालय बैंक के दक्षिण पूर्व में है। संग्रहालय देखो, संग्रहालय कहाँ है आपका, संग्रहालय ये रहा, बैंक के दक्षिण पूर्व में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, दक्षिण, ये हो गया पूर्व। तो संग्रहालय बैंक के दक्षिण पूर्व में है, कि संग्रहालय बैंक के दक्षिण पूर्व में है। सही है, तो ये भी है। यस। रेलवे स्टेशन चिकित्सालय के उत्तर पूर्व में है। यहीं से दिशा क्लियर हो जाएगी आपकी। रेलवे स्टेशन ये रहा, चिकित्सालय के उत्तर पूर्व में है। चिकित्सालय ये रहा, तो उत्तर पूर्व में है रेलवे स्टेशन, या पूरा ही पूर्व में है। देखो रेलवे स्टेशन पूर्व में है, ठीक है, चिकित्सालय रेलवे स्टेशन से पूर्व में है। और आवासीय भवन होता ना, तो उत्तर पूर्व में। तो रेलवे स्टेशन चिकित्सालय के, सॉरी, रेलवे स्टेशन चिकित्सालय के उत्तर पश्चिम में। रेलवे स्टेशन चिकित्सालय के, ठीक है, ये हो गया उत्तर पश्चिम। तो हाँ बिल्कुल, रेलवे स्टेशन चिकित्सालय के उत्तर पश्चिम में है। यस। अब इसका आंसर आप खुद लगाओगे, एक तो खुद लगाए होगे ना कम से कम। प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह का मतलब मैंने बताया था क्या, दर्शाने वाले चिन्ह। मानचित्र का एक और महत्वपूर्ण है क्या, प्रतीक चिन्ह। हमारे मानचित्र में वास्तविक भवन और कुछ अन्य अवयवों के लघु आरेख, यानी छोटे आरेख, छोटे चित्र, ड्राइंग चित्र, लेकिन एक बड़े नगर या एक देश के मानचित्र पर इन सभी चित्रण के लिए पर्याप्त स्थान नहीं होगा। भाई अभी तो 4-5 चीजें हैं तो अपन ने चिन्ह लगा दिए, लेकिन अगर अगर पूरा एक देश का मानचित्र बनाएंगे उसमें तो कितनी हजारों चीजें हैं, कहाँ तक चित्र बनाएंगे उसमें। जबकि इसकी जगह इन आकृतियों के रेखांकन के लिए कुछ चिन्हों का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए विभिन्न प्रकार, जैसे रेलवे स्टेशन, विद्यालय, डाकघर, मार्ग यानी रास्ते, रेलवे लाइन, नदी, ताल, वन के लिए कुछ प्रतीक चिन्ह फिक्स कर रखें। इन तरीकों से मानचित्र पर उपलब्ध सीमित स्थान पर आप अनेक विवरण दर्शा सकते हैं। विभिन्न उपयोगकर्ता मानचित्र को अधिक सरलता से समझे, इसके लिए मानचित्र के निर्माता विशिष्ट यानी अलग अलग स्पेशल चिन्हों को उपयोग में लेते हैं। विभिन्न देशों के प्रत्येक चिन्हों के अलग अलग समुच्चय का उपयोग करते हैं। सरकारी निकाय भारतीय सर्वेक्षण ने, भारत के मानचित्र कौन जारी करता है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, भारत सरकार के मानचित्रों के लिए प्रत्येक चिन्हों का एक संकलन दिया गया है, जो चित्र 11 के पृष्ठ 11 के चित्र 1.2 में दर्शाया गया है। ये चित्र हमारे फिक्स हैं। जैसे पहले ये तो देखो आपके घर विद्यालय के महत्वपूर्ण भू चिन्हों को, गांव के एक मानचित्र बनाइए, गांव का मानचित्र बनाओ आपके, और वहां पे इन चित्रों के हिसाब से कि आपके घर में, आपके गांव में रेलवे स्टेशन है कि नहीं है, रेलवे लाइन है कि नहीं है, अंतरराष्ट्रीय सीमा आपके गांव से लगती है क्या, ये सारी चीजें। अब देखो, अब चिन्ह बता देता हूँ मैं आपको, जूम कर लीजिए। ये ऐसा चिन्ह दिखिए आपको मैप में, तो आगे आपको समझ जाना है। 12th क्लास तक जब आप मैप देखो तो आपको देखते ही समझ जाना है रेलवे लाइन का चित्र है। ठीक है, रेलवे लाइन में कौन कौन सी लाइनें हैं, ये जो चित्र है ये है बड़ी लाइन का। ठीक है, 3 तरह की लाइन होती है ना, ये है बड़ी लाइन का। ठीक है, और एक जो तीसरी तरह की होती है ना, सबसे छोटी छोटी, अब तो बंद हो गई खैर, ये है छोटी लाइन का। और ये है चिन्ह किसका, रेलवे स्टेशन का। ठीक है, उसके अलावा सड़कें, सड़कों में 2 प्रकार से, एक तो पक्की सड़क, एक कच्ची सड़क। अगर मैप में, मानचित्र में आपको पक्की सड़क है तो आपको ऐसा चित्र दिखेगा, और कच्ची सड़क है तो आपको ऐसा चित्र दिखेगा। अगर सीमाएं लगती है आपके गांव, बॉर्डर बोलते हैं ना जिसको, तो सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा का मतलब होता है किसी बाहरी देश से लगने वाली सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा, तो उसका मानचित्र ऐसा होगा। ठीक है, और अंतरराज्य सीमा या राज्य की सीमा लगती है तो उसका मानचित्र का निशान ऐसा होगा, जिले की सीमा ऐसा लगेगा। ये बिंदुओं का खेल है, ध्यान रखना, बीच में बिंदु है। नदी, कुआं, तालाब, नहर और सेतु, इनका मानचित्र पे चिन्ह ऐसे होता है। मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद और छतरी, आगे पढ़ेंगे क्या क्या होता है, छतरी क्या होती है, गिरजाघर क्या होता है। डाकघर, डाकघर के आगे पीओ लिखा होगा, पोस्ट ऑफिस। टेलीग्राफ कार्यालय, ठीक है, और पुलिस स्टेशन, पीएस लिखा होता है। ये कब बस्तियों का है, ये कब्रिस्तान का है। वृक्ष अगर आते हैं तो ऐसा मानचित्र पे दिखाया जाएगा, घास है तो ऐसे दिखाया जाएगा। ठीक है, ये भूगोल में आपको मानचित्र दर्शाने में सहायक होते हैं।
तो मानचित्र के बारे में हम पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट आइए। ये पृथ्वी का मानचित्रण, अर्थात हमें हम अब हमारी अर्थ का पृथ्वी का मानचित्रण करना है, उसे दर्शाना है मानचित्र पर। पृथ्वी का मानचित्रण कुछ अधिक कठिन है, क्योंकि हमारे ग्रह का आकार चपटा नहीं है, अपितु कैसा है, इसकी आकृति कैसी है, लगभग गोलाकार है। और हम लगभग क्यों बोलते हैं, क्योंकि यह पूर्ण तरीके से गोलाकार नहीं है। जो ध्रुव होते हैं, ध्रुव बोलते हैं, जो पृथ्वी पर दो ध्रुव है, एक तो ये देखो नीचे उत्तरी ध्रुव, और ये नीचे ग्लोब में दक्षिणी ध्रुव। तो यहाँ से पृथ्वी कैसी है, थोड़ी चपटी हुई है। हम इसे व्यवहारिक दृष्टि से भले ही जैसे मानने के तौर पे बोलते हैं, कोई पूछता है तो पृथ्वी कैसी है, तो व्यवहारिक यानी कि बोलने के दृष्टिकोण से बोल देते हैं कि पृथ्वी गोल है, लेकिन पृथ्वी कैसी है, लगभग गोल है। समतल पृष्ठ पर गोलाकार वस्तु को यथावत चित्रित करना संभव नहीं है, मतलब किसी भी गोल वस्तु को समतल पृष्ठ उसका चित्र बनाना संभव नहीं है। इसके लिए क्या करना है, आप एक संतरा लीजिए, उसे छीलिए, उसके पास आपके पास उसके छिलकों के केवल 3 से 4 टुकड़े हों। इसके लिए क्या करना है आपको, इसके लिए आपको क्या करना है, 3 टुकड़े हों, 3 से 4 टुकड़े हों। इसके बाद में उन्हें चपटा करने का प्रयास कीजिए, आप पाएंगे कि किनारों को तोड़े बिना आप यह नहीं कर सकते। अब एक ग्लोब लीजिए, ग्लोब की बात करते हैं। ग्लोब पता है ना, जिसमें अर्थ का पूरा मैप बना हुआ है, आपके स्कूल के प्रिंसिपल ऑफिस में रखा होगा, जो एक गोल आकृति जैसा है और उस पर एक मानचित्र बनाया गया है। यह पृथ्वी, चंद्रमा, मंगल ग्रह, तारों, तारामंडल आदि का भी एक मानचित्र हो सकता है। इस पृष्ठ पर मतलब किसी भी ग्रह का मानचित्र हो सकता है। इस पृष्ठ पर दिए गए प्रथम चित्र को दर्शाई गई भौतिक वस्तु जो गोलाकार है, भौतिक वस्तु मतलब जो दिखाई दे रही है वो गोलाकार है, सामान्यतः किसकी बनी होगी, धातु की, प्लास्टिक की या कीबोर्ड की। एक ग्लोब बना होगा आपका। यहाँ पृथ्वी के भूगोल का प्रतिनिधित्व करने वाले ग्लोब की बात करेंगे, ठीक है। ग्लोब अभी पढ़ लीजिए, बाद में फिर पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि ग्लोब और पृथ्वी, ग्लोब से ही पता चलेगा कि कौन सा स्थान पृथ्वी पर कहाँ है। और पृथ्वी का आकार एक समान गोलाकार होता है, इसलिए एक ग्लोब किसी समतल मानचित्र की तुलना में पृथ्वी का बेहतर प्रतिनिधित्व करता है। अर्थात अगर ग्लोब क्यों जरूरी है, ग्लोब से हम पृथ्वी का मानचित्र का अध्ययन कर सकते हैं। बाकी एक पेज पे बना के अध्ययन करना संभव नहीं है, क्योंकि पृथ्वी गोल है, गोल को एक पेज पे एक पार्ट तो दिखाई देगा, जैसे मैं अभी यहाँ पे बनाऊं, तो मुझे ये गोल है, अगर लगभग लगभग इसके पीछे वाला पार्ट है, यहाँ पे थोड़ी दिखाई देगा मेरे को, तो सिर्फ एक फ्रंट का पार्ट दिखाई देगा। इसलिए इसके अध्ययन करने के लिए क्या जरूरी है, ग्लोब। अब निर्देशांक है, निर्देशांक कैसे होते हैं, किसी नगर या गांव, कस्बे को एक बड़े बाजार की कल्पना कीजिए, जिसमें सीधी लाइन में समान आकार में दुकानें हैं। गांव में देखते हैं जैसे दुकानें होती है। आप बाजार में एक स्टेशनरी की दुकान पर अपने मित्र से मिलना चाहते हैं, लेकिन यह मित्र, आपका मित्र यह नहीं जानता कि दुकान कहाँ है आप, अतः आप इसके निर्देशांक लेंगे, इसको निर्देशांक देंगे। मतलब जैसे कि आपको आपकी बुक लेने के लिए जाना है, उधर से आपके मित्र ने बोला यार मेरे को भी बुक लानी है, तो चल बोले आज शाम को 5 बजे वहां पे मिल जाना, उस दुकान पे मिल जाना। अब उस दुकान पे किस पे, उसका जो बता रहा है ना, उसी को निर्देशांक कहते हैं, उसी को निर्देश बोलते हैं। प्रवेश द्वार पर, मतलब जहां से अपन एंट्री लेते हैं, 5वीं लाइन में, प्रवेश द्वार पर जहां से अपन एंट्री लेते हैं, 5वीं लाइन में 7वीं दुकान पर शाम को 6 बजे मुझसे मिल लेना, अपन एक साथ बुक ले लेंगे। आपका मित्र सही स्थिति का निर्धारित कर पाएगा, नहीं तो आप बोल दो कि उस दुकान पे मिल जाना, अब वो कहाँ ढूंढेगा, समझ गए। अब शतरंज के एक पटल, मतलब शतरंज के एक पार्ट की तरफ वो करते विचार कीजिए। आगे बढ़ने वाले खिलाड़ी की चालों को दर्ज करने के लिए मुख्य खानों पर कैसे जेड तक दोनों ओर के बीच में 1 से 8 अंक लगाए जाते हैं, ठीक है। 1 से 8 ये अंक लगाए जाते हैं, कैसे जय ये होता है, दोनों तरफ से 1 से 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, दो इसको, ठीक है। ये आपका वजीर। इस साधारण प्रणाली से खिलाड़ी प्रत्येक वर्ग को अंकित कर पाते हैं, प्रत्येक चाल को निश्चित करते हैं और सफेद पक्ष की रानी के सामने वाले प्यादे की 2 चाल आगे बढ़कर सामान्य चाल खेल आरंभ किया जाता है। ये देखो रानी है ना, इसको बोलते हैं सफेद कलर की रानी है ना, यही हमेशा आगे बढ़ती है। सफेद कलर की रानी हमेशा आगे बढ़ती है, यहाँ रहती है, 2 कदम आगे बढ़ती है हमेशा, फर्स्ट स्टार्टिंग यहीं से होता है इसका। अतः प्यादा घ 2 से घ 4 की ओर आगे बढ़ता है। अब नेक्स्ट प्यादा बढ़ेगा, घ का प्यादा ना 2 से 4 की कदम ये आगे बढ़ता है, प्यादा यहाँ से आगे बढ़ता है 2 से 4 कदम। अब इसको छोड़ो, आप आपको नहीं करना। इन दो उदाहरणों को निर्देशांक प्रणाली कहा जाता है। इनके दो निर्देशांक की सहायता से स्टेशनरी की दुकान और शतरंज पटल की
ठीक निर्धारित किया था। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जैसे हम बात कर रहे थे ना मानचित्र पर, जैसे दिशा की बात कर रहे थे, ठीक है, प्रतीक की बात कर रहे थे, चिन्हों की, वैसे अब नेक्स्ट हमने किसके बात बात की, निर्देशांक की। और निर्देशांक क्यों जरूरी है, जैसे मैं आपको बोल दूं कि पूरा वर्ल्ड है इसमें भारत को ढूंढो, ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि आप भारत को, इसके जो उत्तरी पार्ट है, जैसे मैं ये पूरा वर्ल्ड है, मैं आपको बोलूँ कि इसको तीन पार्ट निर्देश दे दूं, क्या आप पहले तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको पार्ट बोलूँ कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, तो मैं आपको बोलूँ कि पूर्व से, मध्य से आपको उत्तर पूर्व में जाना है, उधर आपको भारत मिल जाएगा, तो आप आराम से यहाँ भारत को ढूंढ लोगे। अब इन्हीं निर्देशांक को जो मैंने बताया ना, अब अक्षांश और देशांतर आ गए ना, किसे बोलते हैं, यहाँ सबसे आपकी क्लास का पहला टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। आराम से यहाँ से पढ़िए, अक्षांश और देशांतर ये 12th क्लास तक है। देखो अक्षांश, सबसे पहले हम अक्षांश लेंगे, ग्लोब को पुनः देखते हैं, इस पर उत्तर ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की पहचान करना सरल है। अब ग्लोब को घुमाइए, घुमाया जाता है तो ऊपर और निचले स्तर के स्थित बिंदु के दो ध्रुव हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे में पेन चल जाएगा तो मैं आपको हल्का सा बताता हूँ। जैसे सपोज ये ग्लोब है, एक सेकेंड, हाँ मार्क है क्या इसमें, इसमें सर्कल नहीं है, नहीं आपको यहीं पे, चलो मैं ग्लोब में बताता हूँ आपको। सबसे पहले देखिए ये क्या बोल रहा है, ग्लोब को पुनः देखते हैं, इस पर उत्तर ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की पहचान करना सरल है। ग्लोब को घुमाइए, घुमाया जाता है तो ऊपरी और निचले स्तर पर स्थित बिंदु के दो ध्रुव हैं, इनके मध्य भूमध्य रेखा है, और उस वृत्त को पहचानिए और चिन्हित कीजिए। कल्पना कीजिए कि आप भूमध्य रेखा पर खड़े हैं, दोनों ध्रुव में से किसी ध्रुव की यात्रा कर रहे हैं, ऐसा समय भूमध्य रेखा से आपकी दूरी बढ़ती जाएगी। अक्षांश भूमध्य रेखा से दूरी को मापता है। देखो ये लगभग लगभग ये आपका ग्लोब है, ये आपके ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है, ये नीचे दक्षिणी ध्रुव है, ये बीच में एक कैसी रेखा है, ये कैसी रेखा है, भूमध्य, जो लगभग लगभग भूमि को दो, यानी कि पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, ऐसा करते समय आपकी दूरी बढ़ती है, आपको ध्यान रखना है हमेशा, ठीक है, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कि ये भूमध्य रेखा है, उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है, ऐसा दोनों ध्रुव में से किसी एक ध्रुव की आपको जाना है, यहाँ पे एक ध्रुव की यात्रा करनी है आपको। आप इस यात्रा के किसी बिंदु की एक काल्पनिक रेखा खींच सकते हैं जो भूमध्य रेखा के समांतर पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है। पूर्व से पश्चिम की ओर आप एक रेखा खींच सकते हैं, ये आपने यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है। इस प्रकार रेखा को अक्षांश समांतर कहा जाता है, अर्थात पृथ्वी पर ये जो रेखाएं हैं, ये इस तरह की जो रेखाएं आएंगी ना, वो कौन सी रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं। कौन सी रेखाएं, अक्षांश रेखाएं। पृथ्वी पर जो रेखाएं, जो रेखाएं आप इधर से धीरे जा ऊपर जाएंगे, नीचे जा रहे हैं, किसी भी ध्रुव पे जा रहे हैं, तो ये जो रेखाएं खींची जाती हैं, ये रेखाएं होती हैं अक्षांश। सबसे पहली चीज आप ध्यान रखना, ये रेखाएं काल्पनिक होती है। एक बार किताब की भाषा है, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊंगा आपको आगे। समांतर पूर्व से पश्चिम की ओर जाती हैं, अक्षांश समांतर रेखाएं या अक्षांश रेखाएं जिन्हें कहा जाता है, और यह पृथ्वी के चारों ओर एक वृत्त बनाती है। पुनः ग्लोब पर निश्चित करना सरल है कि सबसे बड़ा विषुवत वृत्त है, जबकि उत्तर से दक्षिण की ओर आगे बढ़ते हैं तो छोटे वृत्त होते जाते हैं। देखो ये एक ग्लोब है, ठीक है, यहाँ से आप क्लियर करते जाइए, यहीं से समझाऊंगा मैं आपको। यहाँ पे ये आपके दो ध्रुव हो गए, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। मैंने बोला यहाँ से रेखाएं जा रही है, ये देखो। अब इनका एक गोल है, पिछले वाले प्रश्न में तो गोल है ना, ये देखो, ये आपकी विषुवत या समांतर है।
ठीक है, ये विषुवत या समांतर रेखा होती है। पृथ्वी पर ये विषुवत या समांतर रेखा होती है। अब ये जो रेखाएं हैं, ये जो रेखाएं हैं, ये यहाँ पे ये देखो, जैसे अर्थ को ग्लोब से देखेंगे तो ये ऐसे बनेंगे, तो ये छोटा सर्कल बनेगा ना, ये छोटा सर्कल बनेगा, और जैसे जैसे ये विषुवत रेखा के पास में आएगी तो ये बड़ी हो जाएगी। अब इसका सर्कल देखो, इसका सर्कल सबसे बड़ा बनेगा, ये रेखा आएगी सबसे बड़ी सर्कल, समझ में आ गया। तो यही है विषुवत रेखा या अक्षांश समांतर रेखा, इन्हीं को बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। ठीक है, अक्षांश से समांतर रेखा इन्हीं को बोलते हैं। ये रहेगा, ये देखिए, ठीक है, ये देखो ग्लोब की सहायता से, ये ध्रुव है, ये 90 डिग्री पे है, ये देखो, ये सबसे छोटी है, और सबसे बड़ी रेखा है अक्षांश की 0 डिग्री की रेखा, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये 30 डिग्री है, ये हो गई, ये विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, ये ग्लोब है, ये ग्लोब घूम रहा है आगे वाले चित्र में, और घूम जाएगा, ये देखो। ठीक है, तो वृत्त कौन से वृत्त, 90 डिग्री पे वृत्त यानी गोलाकार, ये सबसे छोटे हैं। अक्षांशों के अंशों डिग्री में व्यक्त किया जाता है, तो अक्षांशों का हमेशा ध्यान में रखना, जो अक्षांश हैं, को अपन क्रम देते हैं, ये बहुत पूरे के पूरे अक्षांश होते हैं, 90 डिग्री तक वहां जाएंगे, 90 डिग्री तक वहां जाएंगे। जैसे एक भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा भूमध्य रेखा है, यहाँ से ऊपर जाएंगे, ठीक है, ये 30 डिग्री इसकी है, यहाँ से ऊपर जाएंगे, ये, तो ये ऊपर नीचे, ये जो भूमध्य रेखाएं हैं, ये डिग्रियों में लिखा जाता है इनको, इस चीज का और ध्यान रखना। अक्षांश 0 0 अंश है, स्टार्टिंग विषुवत रेखा क्या है, भूमध्य रेखा है, 0 पे होगी, दो ध्रुवों के बीच में 90 अंश और 90 अंश, 90 उत्तर और 90 दक्षिण में बांटा जाता है। ठीक है, 90 उत्तर और 90 दक्षिण, ये इसका पीछे वाला पार्ट आपको दिख नहीं रहा, 30 60 और 90 पीछे होगा, वो 30, ये 30 है ना, 30 दक्षिण, फिर आएगा 60 दक्षिण, और फिर आएगा 90 दक्षिण, दोनों को 90 90 दक्षिण में बांटा जाता है। अक्षांश और जलवायु के बीच में एक संबंध होता है। अब यहाँ से एक शब्द है जलवायु। ठीक है, अक्षांश तो आप समझ में आ गया, पृथ्वी की वे काल्पनिक रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण के मध्य खींची जाती है, 90 डिग्री अक्षांश उत्तर, 90 डिग्री अक्षांश दक्षिण, यानी कि 90 रेखाएं काल्पनिक ऊपर होती हैं उत्तर की तरफ, 90 होती है दक्षिण की तरफ। अक्षांश और जलवायु, जलवायु के बारे में थोड़ी आगे बात करते हैं। देखो, भूमध्य रेखा के चारों ओर जलवायु सामान्यतः गर्म या उष्ण होती है। जैसे ही आप भूमध्य रेखा से दूर जाते हैं, ध्रुवों की यात्रा करते हैं, तो अक्षांश की डिग्री बढ़ती है और जलवायु शीतोष्ण हो जाती है, उत्तर या दक्षिण पर ठंडी होती है। ऐसा आप विज्ञान में पढ़ते हैं, क्यों होता है, एक वर्ष की समय अवधि में विभिन्न ऋतुओं का हम अनुभव करते हैं। देखो, ग्लोब किधर गया हमारा, जो हमारा सूर्य है, वो हमेशा सन है, वो यहाँ रहता है। अब अर्थ घूमती रहती है, अर्थ रोटेट करती है, दोनों तरफ ही तो रोटेट करती है, अर्थ उत्तर दोनों तरफ रोटेट करती है, जैसे एक से दिन रात बनते हैं, एक से, ज्योग्राफी में ये पढ़ेंगे हम इसको आगे जाके। ठीक है, अभी तो आप इतना समझिए कि हमारी अर्थ पृथ्वी घूमती रहती है, रोटेट करती रहती है, उसी से दिन रात बनते हैं, और उसी से वर्ष के, इसी तरह वर्ष के महीने बनते हैं। तो सन है ना, इसकी सबसे सीधी किरणें हमेशा विषुवत रेखा पे पड़ती है, रेड कलर में कर देता हूँ मैं इसको ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जो सन है, इसकी सीधी किरणें कहाँ पड़ती है, हमेशा भूमध्य रेखा पर। जैसे जैसे यहाँ पड़ती है सबसे तिरछी किरणें, तो यहाँ सर्दी है ना, यहाँ सर्दी बढ़ती जाएगी, कहाँ पे, ध्रुवों पे हमेशा सर्दी रहती है, इसीलिए जो कुछ ऐसे महाद्वीप या कुछ ऐसे देश होते हैं जो क्या होते हैं, विषुवत रेखा से दूर होते हैं, तो वहां हमेशा ठंड रहती है, वहां गर्मी का अनुभव नहीं रहता। ठीक है, अब इसको, अर्थात अब आपको ये ध्यान रखना है कि ध्रुवों पे हमेशा जो तापमान है वो क्या रहता है, ध्रुवों पे तापमान कम रहता है, ताप ध्रुवों पे कम रहता है, दोनों ध्रुवों पे ताप कम रहता है, और सीधी किरणों की वजह से भूमध्य रेखा के आसपास ताप अधिक रहता है, सब सर्वाधिक ताप यही रहता है, फिर जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ताप कम होता जाता है। अब ये तो अक्षांश, और इसके बारे में अच्छी तरह बात करेंगे, अभी तो आप दो चीजें समझ में आ गई आपको, अक्षांश और तापमान या ध्रुव। ठीक है, अक्षांश, तापमान और ध्रुव,
अक्षांश, तापमान और ध्रुव। अब देशांतर, सेकंड पार्ट है देशांतर। आप कल्पना कीजिए कि आप संभवतः सर्वाधिक छोटी रेखा पर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की यात्रा करते हैं। ग्लोब का अनुभव कीजिए। अफ्रीका, यूरोप और अफ्रीका। ये देखो, सबसे पहले देख लीजिए, ये है ना पृथ्वी पर, ये एशिया महाद्वीप है। इस एरिया में एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप कनेक्टेड है। ठीक है, यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप जुड़े हुए हैं। ये एशिया और यूरोप महाद्वीप है। यहाँ से ये अफ्रीका महाद्वीप है। दो तो आपके सामने आ गए, और आगे अब बात करेंगे महासागर महाद्वीप की बात करेंगे। ये इधर उत्तरी अमेरिका है, इस नीचे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप आ जाता है, और नीचे इधर पीछे की साइड ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप रहेगा। यूरोप से अफ्रीका मार्ग में जाने के लिए एशिया मार्ग से भी जा सकते हैं, और दूरी दोनों की एक समान है। इन रेखाओं के दक्षिण देशांतरीय याम्योत्तर मेरिडन या लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। उन्हें अक्षांश रेखाओं को लैटिट्यूड कहा जाता है, इन्हें लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। ये अर्धवृत्त हैं जो एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव पर जाते हैं। एक बार किताबी भाषा समझिए, फिर मैं बताता हूँ। आप विज्ञान में यह भी सीखेंगे कि पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है। इसे सरलता से समझने के लिए एक टेबल के लैंप को अपने ग्लोब से थोड़ा दूर रखिए, और कल्पना कीजिए कि यह सूर्य है। तो लाइट का जो स्रोत है आपका लैंप, समझिए वो सूर्य है, क्या सन है, जो पृथ्वी को प्रकाशित कर रहा है, यानी कि उस पर लाइट दे रहा है। ग्लोब को पूर्व से घुमाने पर हम देख सकते हैं कि पृथ्वी के कुछ स्थानों पर जहां सूर्य की किरणें सीधी रहेंगी वहां रहेगा दिन, और जहां सूर्य की किरणें नहीं रहेंगी, जो पीछे वाला भाग छिप जाता है, वहां रहेगी रात। जैसे ये ग्लोब है, ग्लोब पे यहाँ पे, ये ग्लोब पे इधर सूर्य है। अब ये सूर्य की किरणें इधर आएंगी, तो हमेशा ये क्या रहेगा, यहाँ रहेगा दिन, और यहाँ रहेगी नाइट। जैसे ये पार्ट घूम के इधर आएगा, ये पार्ट घूम के इधर आएगा, तो ये हो जाएंगी रात, ये हो जाएगा दिन। हम देख सकते हैं कि पृथ्वी पर कुछ स्थानों पर प्रातःकाल है, और अन्य स्थानों पर मध्याह्न, साय या रात्रि है। एक देश में प्रातः नाश्ते का समय होता है, और दूसरे देश में भोजन के दोपहर के भोजन का समय होता है, मध्याह्न दोपहर को। तीसरे देश के रात्रि के लोग गहरी नींद में सो रहे होते हैं। यही कारण है कि एक देशांतर को माप द्वारा हम उस स्थान पर भी मापेंगे, और ये देखेंगे कि कैसे होता है। अर्थात जो आपने देखा ना, कई जगह दिन, कई रात, कई जगह रात रहती है उसी समय, कई जगह दिन रहता है, वो सब सूर्य के, ग्लोब के या पृथ्वी के घूमने के कारण ही होता है। देशांतर को मापने के लिए हम प्रमुख याम्योत्तर कहे जाने वाले संदर्भ के बिंदु को परिभाषित करते हैं। इसे ग्रीनिच याम्योत्तर रेखा कहते हैं। क्योंकि क्यों कहते हैं ग्रीनिच, मुख्य रेखा, जो जैसे अक्षांश को भूमध्य रेखा थी ना, वैसे जो ग्रीनिच याम्योत्तर रेखा है, उसे क्यों कहते हैं, क्योंकि अंडर हाईलाइट कीजिए, यहाँ से अंडरलाइन हाईलाइट कीजिए। ग्रीनिच याम्योत्तर रेखा कहते हैं क्योंकि 1984 में कुछ देशों ने तय किया था कि लंदन के एक क्षेत्र ग्रीनिच से गुजरने वाली प्रमुख याम्योत्तर अंतरराष्ट्रीय मानक समय मानी जाएगी, और जिसे देशांतर के रूप में अंकित किया जाएगा। ये ना किताबी भाषा है, 2 मिनट वेट कीजिए, पैराग्राफ पूरा कीजिए, मैं मेरी भाषा में समझाऊंगा आपको। यदि ध्रुव यदि ध्रुव, ठीक है, इसको आप तो हाईलाइट कीजिए। अब नेक्स्ट मैं समझाऊंगा आपको। यदि ध्रुव में किसी एक ही यात्रा करते हैं तो किस प्रकार अक्षांश भूमध्य रेखा से दूरी को माप है। यदि आप भूमध्य रेखा के साथ साथ यात्रा करते हैं तो देशांतर की दूरी में माप पड़ता है, और जिसे किसमें डिग्री में मापा जाता है। और ये कितनी है, 0 से 180 है। पूर्व के लिए पूरी वर्णों को जोड़ते हैं, और न्यूयॉर्क का देशांतर 74 डिग्री है, और दिल्ली का 77 डिग्री है, और टोक्यो का 140 डिग्री है। और इन्हें देशांतरों को मिलाकर एक निर्देशांक होते हैं, जिन्हें आप पृथ्वी पर किसी स्थान का पता लगाने में सक्षम होते हैं। जब यह प्रकार कहा जाता है कि दिल्ली 29 डिग्री पे और अक्षांश और 77 डिग्री पूर्वी देशांतर पे है, तो आप भली भांति समझ सकते हैं कि डिग्री अनुमानित है परंतु सटीक नहीं। अब देखिए, ये पॉइंट और पढ़ लीजिए कि नीली रेखाएं ग्लोब अक्षांश व देशांतरीय याम्योत्तर को दर्शाती हैं। सभी रेखाएं मिलकर एक ग्रिड बनाती है, जिसे क्या कहा जाता है, ग्रिड बनाती है, ग्रिड यानी जाल।
इसे आप 2 मिनट के लिए साइड में रखिए। अब मैं आपको अब मैं आपको समझाता हूँ अपनी भाषा में। आप जो पीछे देख रहे हैं ना, सबसे पहले तो इनका डिफरेंस देखो। अब आप ये सब कुछ किताब की भाषा ना, ग्रेड, अक्षांश, देशांतर। अब मैं आपको समझाता हूँ अपनी भाषा में, आओ। देखो, सबसे पहले एक ग्लोब देखा है आपने, ये अर्थ का ग्लोब। ये तो बहुत ज्यादा ही टेढ़ा हो गया, एक सेकेंड। ये सबसे पहले आप ग्लोब लीजिए, ठीक है। आपने देखा ना ग्लोब, अर्थ, ठीक है। मान लीजिए थोड़ा इस टाइप से बन गया, ठीक है। ये बन गया, ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव। ये क्या है? उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। अब 6th क्लास के बच्चे अपने हिसाब से क्या क्या समझना है उनको, बड़ी क्लास के अकॉर्डिंग नहीं चलना, 6th क्लास के बच्चों को समझना है। उत्तरी ध्रुव ये हो गया, दक्षिणी ध्रुव। अब 2 ध्रुव होते हैं पृथ्वी के, उत्तर में हमेशा उत्तरी ध्रुव होता है और दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव होता है। ये पहले हमने देख लिया था, ये उत्तरी भाग, ये दक्षिणी भाग, ये पूर्वी भाग, ये पश्चिम भाग। अब कुछ रेखाएं होती हैं, 2 अलग अलग कलर में दर्शाता हूं मैं। पहले ये है, सबसे पहले तो ये मध्यवर्ती भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। इसमें क्या करना है? 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश। ये देखिए, ये आपको ऐसे बनानी है एक रूप पे। ये आपकी अक्षांश रेखाएं होंगी 0 डिग्री, ठीक है। लास्ट कहाँ तक हो गई? ये हो गई 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। 90 डिग्री पे हमारे ध्रुव होते हैं। अब यहाँ से आपकी अक्षांश रेखा हो गई। अब मैं आपको देशांतर रेखा दूसरे कलर से बनाता हूँ, ब्लू कलर से, देशांतर रेखा। अब देशांतर रेखा सबसे पहले तो एक मध्यवर्ती रेखा ये खींच लीजिए, ठीक है। सीधी होती है ये, मध्यवर्ती रेखा खींच लीजिए। अब इसके पार्ट में देखो ऐसे, ये ऊपर से नीचे देशांतर रेखाएं बनती है हमेशा। ठीक है, जो ब्लू कलर में है वो कौन सी रेखा है? देशांतर रेखा, ठीक है। और ये 0 डिग्री है, वो है 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा, ठीक है। ये है आपका सन, इस तरफ समझ लीजिए आप। ये है आपका सन, इधर बना देता हूं मैं, ये सन, सूर्य, ये सूर्य की किरणें पड़ रही है। सारी चीजें आपको यही समझ में आएगी, ठीक है। अब जहां सूर्य की किरणें पहले पड़ रही हैं, जहां सूर्य की किरणें हो रही है, यहाँ तो क्या, इस पार्ट में तो क्या रहेगा? दिन। इस पार्ट में तो क्या रहेगा? दिन। और पीछे वाले पार्ट में क्या रहेगी? पीछे वाले पार्ट में क्या रहती है? रात। अब दूसरी चीज, जो ध्रुव है, यहाँ हमेशा 6th क्लास के बच्चे ध्यान देना, ध्रुव है, इन ध्रुव पे सूर्य किरणें तिरछी पड़ती है, तो यहाँ हमेशा टेम्परेचर कैसा रहता है? कम रहता है, ठंड जमी रहती है। देखा ना आपने, बर्फ जमी रहती है पृथ्वी के कुछ हिस्सों में, वो इसीलिए जमी रहती है क्योंकि यहाँ सूर्य का टेम्परेचर जाता ही बहुत कम है, तो बर्फ जमी रहती है दोनों ही ध्रुवों में। देशांतर और अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा, ये क्या कार्य करती है? देशांतर रेखा है, सबसे पहले तो स्थानों का निर्धारण कैसे करती है। जैसे मान लो एक स्थान है यहाँ पे, अब आपको पता नहीं कहाँ स्थान है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने बता दिया आपको, ये जो अक्षांश रेखा है, ये अक्षांश रेखा है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 30 डिग्री है, ये अक्षांश रेखा है 30 डिग्री। और ये जो देशांतर रेखा है, ये देशांतर रेखा है कौन सी? ये देशांतर रेखा है कौन सी? ये समझ लीजिए आप, यहाँ पे ये टोटल, अच्छा ये चीज ध्यान रखना, ये टोटल कितनी होती है? 180 देशांतर होती है, टोटल 180 देशांतर होती है। तो ये जो देशांतर रेखा है, ये आप समझ लीजिए ये है 40 वाली, 40। तो अब मैं आपको बोलूं कि आपको 30, ये 40 है और ये 30 है। अब मैं आपको बोलूं कि 40 और 30 पे एक शहर स्थित है, 40 डिग्री, 40 डिग्री देशांतर रेखा और 30 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक है। और यहाँ भी मैं बोलूं,
उत्तरी अक्षांश 30 डिग्री और 40 डिग्री, क्योंकि ये भी जीरो होता है, जीरो के बाद में ये स्टार्ट हो जाता है, जैसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, वैसे भी ये जीरो होता है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस तरीके से होता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 इस तरफ। ठीक है, 1 2 3 4 5, और ये भी 1 2 3 4 5 इस तरफ ऐसे हो जाता है। इधर भी 1 2 3 4 5 जाता है, जीरो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सेम यही, ये क्रमांक ऊपर रहता है, और इसमें भी 1 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, इस तरीके से बढ़ती है ये। तो 30 डिग्री मैं बोलूँ उत्तरी अक्षांश, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 40 डिग्री। अब इधर देख लीजिए, आपको थोड़ा एक घिचपिच हो गया, इधर की साइड समझ लेता हूँ एक बार। अब मैं बोलूँ ये जीरो है, मैं बोलूँ 38, 38 नहीं 40 देख लीजिए सिंपल सा, 40 डिग्री पश्चिमी, पश्चिमी ना, 40 डिग्री पश्चिमी। ठीक है, 40 डिग्री पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी, 40 डिग्री पश्चिमी, और ये दक्षिणी पार्ट है ना, दक्षिणी पार्ट है, 40 डिग्री पश्चिमी, और ये है आपकी 40 डिग्री पश्चिमी, और ये ब्लैक वाला पार्ट है आपका, ये समझ लीजिए 60 डिग्री, ये 60 है, 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो आपका ये 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, 40 डिग्री पश्चिमी अक्षांश ये है, यहाँ पे एक शहर स्थित है, ये इस शहर को आपको क्रमांक करना है। तो ऐसे निर्देशांक अक्षांश और देशांतर ऐसे जरूरी है, सबसे पहली चीज तो। ठीक है, इनसे आपके वो होते, अब इनसे अक्षांश और देशांतर रेखाओं से समय का पता चलता है कि समय, इस समय अगले वाले ग्लोब में समझेंगे, इसमें बहुत किचपिच हो गया। इस समय जो टाइम है पृथ्वी का, वो टाइम सबसे डिसाइड करना था। अब क्या होता है, यहाँ पे सूर्य किरणें इन देशांतर रेखाओं से टाइम स्थापित होता है। तो अभी हमने देखा ना इंग्लैंड वाला क्या सीन था। तो सभी देशों ने एक चीज तय की कि इंग्लैंड शहर का एक ग्रीनिच शहर है, इंग्लैंड देश का एक ग्रीनिच शहर है, वहां से जो रेखा गुजरती है, क्योंकि ये खिंची हुई रेखा तो है नहीं, खिंचाई नहीं खिंच रही है, वहां से लगभग लगभग जो रेखा गुजरती है देशांतर रेखा, हम उसको क्या मानेंगे, 0 डिग्री मानेंगे, 0 डिग्री। और पूरे वर्ल्ड का टाइम वहां से ही निर्धारित, पूरी दुनिया का टाइम वहां से निर्धारित करेंगे। अब कैसे टाइम में डिफरेंट आता है, इसको हम नेक्स्ट वाले क्लास में समझेंगे। यहाँ तो आप इतना समझ लीजिए कि अब आपको अक्षांश समझ में आ गया, देशांतर समझ में आ गया, ठीक है, ध्रुव समझ में आ गया, ग्लोब समझ में आ गया, और अब इसको एक बार नोट्स टाइप में दिखाऊंगा मैं आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।